Yesterday we have discussed about the Coulomb's law in vector form. ठीक है, और जो हमारे पास रिजल्ट हमने लास्ट में देखा था कि फोर्स ऑन चार्ज 1/2 is given as 1/4 pi epsilon naught q1 q2 over r12 स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा था हमने, सॉरी इट इज r21 और ये भी था r21 यूनिट वेक्टर. ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 1/2. इन द सेम वे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2/1 is given as 1/4 pi epsilon naught q1 q2. यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आप लिखोगे वो जो ये फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज 2/1 मतलब यहाँ पे 21 लिखा है, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता है तो सीधा लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा 12 इसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या देगा आपको, ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है उस फोर्स की डायरेक्शन आपको देगा. एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो फोर्स सॉरी पोजीशन वेक्टर r12 और इसका स्क्वायर. आप चाहो तो यूनिट वेक्टर को चेंज कर सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज गिवन एज फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर. तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, तो आपके पास f12 बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, और ये आपके पास बन जाएगा r21 फुल वेक्टर, और नीचे आपके पास आ जाएगा r21 का मैग्नीट्यूड, और ये बन जाएगा क्यूब. इन द सेम वे f21 जो होगा वो आपके पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, और यहाँ पे होगा r2, और ये आपके पास फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय r12 का मैग्नीट्यूड, और ये बन जाएगा आपके पास क्यूब. अब मैंने आपको बताया था जैसे r21 है उसको आप लिख सकते हो r1 माइनस r2. इसी तरीके से r12 को यू कैन राइट r2 माइनस r1, और सिंपली इसकी वैल्यू आप यहाँ पे r21 में और r12 में क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो. एक चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन चार्ज 2/1, एंड दिस इज इन accordance with the Newton's third law of motion. This is in accordance with the Newton's third law of motion. वहाँ पे भी हम यही पढ़ते थे कि फोर्स होगा, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी. दैट्स व्हाई फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय द चार्ज 1. तो यहाँ पे हमारा कूलम्स लॉ खत्म होता है. अब हम कूलम्स लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कूलम्स लॉ होता क्या है इसका इंपॉर्टेंस. तो आपको पता है, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं क्योंकि इसको मैं सेव भी कर लेती हूँ साथ साथ. इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ. फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि कूलम्स लॉ है अ यूनिवर्सल लॉ. जो फोर्स है आपको पता है एटम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ड्यू टू द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स. तो जो फोर्स है, फोर्स दैट बाइंड्स इलेक्ट्रॉन्स with the nucleus. So that force is calculated by the Coulomb's law. Calculated by this law. Second is Rinka.
बोलो मत बेटा, आपकी आवाज आ रही है सबके पास। दूसरा, ये जो कूलम्ब्स लॉ है इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, हम यहाँ पे चार्जेस कर रहे हैं कि Q1 और Q2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। बट ये जो फोर्स है कूलम्ब्स का फोर्स, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द पॉइंट चार्जेस। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ कि दिस लॉ is applicable to the point charges only, and this is the limitation of the Coulomb's law. अब ये दोनों इंपॉर्टेंस थे कूलम्ब्स लॉ के। अब इसके बारे में और भी आगे स्टडी करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, बट इतना काफी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्हाट इज द, ये थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, आप इससे हिंट लेके आप बुक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। What is the difference between gravitational force and static force? अब दोनों फोर्सेस का नेचर आपने स्टडी कर लिया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स माइक को ऑफ करो। फर्स्ट इज जो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। is a weak force in comparison to the electrostatic force. लेकिन if I ask you what is the reason to support your answer, कि आप अपने जो बोल रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीक फोर्स है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके सपोर्ट में अगर आपको रीजन देना पड़े या अपने आंसर को सपोर्ट करना पड़े तो आप यहाँ से रीजन क्या दे सकते हो। आपको पता है जब एक चार्ज ग्लास रोड है वो पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, और किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है उन पीसेस ऑफ पेपर पे ग्रेविटेशन का फोर्स भी लग रहा है, अर्थ अपना ग्रेविटेशन पुल भी उन पेपर्स पे लगा रही है, लेकिन उस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जाके वो ग्लास रोड उन पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज द रीजन विच यू कैन गिव to support your answer that gravitational force एक weak force है in comparison to the electrostatic force. That's why only a charged rod attract the pieces of paper against the gravitational pull of earth. तो यहाँ से आपके लिए ये एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड इज, आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई एक अर्थ जो है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही हो। ये हमेशा ही बॉडीज को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देख लिया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर भी है एज वेल एज रिपल्सिव भी है। दोनों तरफ के फोर्सेस हमने देख लिए हैं कि अगर सिमिलर चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन का फोर्स होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो, ये दो डिफरेंस थे, कॉमन डिफरेंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में आप दे सकते हो, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज वी हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और properties of electrostatic force. So what are the characteristics of Coulomb's force या electrostatic force? तो फर्स्ट तो आप यही दे सकते हो कि जो Coulomb's force है वो अट्रैक्टिव इन नेचर भी है एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर भी है। दूसरा आप क्या बता सकते हो कि Coulomb's जो फोर्स है इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल कैसे,
क्योंकि अगर आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, तो ये जो फोर्स है वो या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, बट इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दैट्स व्हाई जो कूलम्स फोर्स है इट इज अ फोर्स। सेकंड क्या है, जो कूलम्स फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन का मतलब आप समझते हो कि सपोज आप किसी भी चार्ज के ऊपर वर्क डन कर रहे हो इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में जो आपका जो वर्क डन है वो पाथ, कौन से पाथ से होके आप उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो कूलम्स फोर्स क्या हो गया, एक कंजर्वेटिव फोर्स भी हो गया। थर्ड पॉइंट आप यहाँ से ये दे सकते हो कि आपको पता है कूलम्स फोर्स जो था दैट इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ से F is inversely proportional to the square of the distance between the two charges। तो यहाँ से Coulomb's force follows the inverse square law। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो F is inversely proportional to the R square। तो Coulomb's law follows inverse square law। नेक्स्ट आप क्या बता सकते हो, नेक्स्ट वो में एक तो पॉइंट डिस्कस कर ही चुके हैं कि कूलम का जो फोर्स है वो दोनों टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी नेचर भी हो सकता है। अगर आपके सिमिलर चार्जेस हैं तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव, ठीक है। लेकिन अगर चार्जेस की पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट क्या दे सकते हो कि सपोज जो कूलम्स फोर्स है that is not affected by the presence or absence of any other charge। यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर इन दोनों के बीच में अगर एक तीसरा चार्ज Q3 भी प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 चार्जेस के बीच फोर्स है that is not affected by the presence or absence of any other charge। तो ये आप एक देख सकते हो प्रॉपर्टीज में, ये एक पॉइंट दे सकते हो। नेक्स्ट क्या दे सकते हो कि जो कूलम्स लो है अभी मैंने बताया था दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा था F फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1, ये हमने कूलम्स लॉ में देखा था। और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। so these are the characteristics of Coulomb's force। अब स्टडी करते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या होती हैं। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और हम लोग ऐसा यूनिट पढ़ते हैं कि क्या है, कूलम है। लेकिन सीजीएस सिस्टम के अंदर जो हम चार्ज की जो यूनिट लिखते हैं वो हम 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी लिखते हैं, और भी दूसरी यूनिट्स पे भी मैं आऊंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसा सीजीएस में स्टैट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्टैट कूलम, ठीक है। और ये कूलम और स्टैट कूलम के बीच में एक रिलेशन है, आपको पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, दिस इज द चार्ज एंड दिस इज इक्वल टू 4.8 into 10 to the power minus 10 स्टैट कूलम्स। ठीक है, ये आपसे एक मिनट, ये आप कूलम और स्ट्रेट कूलम के बीच में अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आप दे सकते हो 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs is equal to 4.8 into 10 to the power minus
10 स्टेट कूलम्स, तो यहाँ से आप 1 कूलम निकाल सकते हो, कितना होगा, इसके अपॉन में ये 1.6 आ जाएगा, तो इट वुड बिकम 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय ये 1.6 डिवाइड में आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये बन स्टेट कूलम। और ये आपके पास इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू द 3 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम्स। So this is another relation, 1 coulomb is equal to how many stat coulombs। ये था कूलम और स्टेट कूलम के बीच में रिलेशन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, कल हमने बात की थी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। K को हमने लिखा था K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया था, इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम ये ई नोट जो है वो फ्री स्पेस के लिए, याद होगा हमने फोर्स किया था, जो कूलम्स फोर्स था, कल हमने जो मीडियम लिया था वो फ्री स्पेस लिया था। फ्री स्पेस मतलब एयर और वैक्यूम। तो यहाँ से अब हमें समझना है कि ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। तो इसके लिए समझते हैं, सपोज मैंने बताया था कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम। सपोज अब हम फ्री स्पेस ना करके हम मानते हैं कि सपोज ये दो चार्जेस है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो यहाँ पे फ्री स्पेस ना होके अदर देन फ्री स्पेस इन दोनों के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस मीडियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इस मीडियम का टेम्परेचर होगा, इस मीडियम का अपना प्रेशर होगा, इस मीडियम की अपनी डेंसिटी होगी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है दैट आर कंटेन्ड बाय दिस मीडियम। लेकिन इस मीडियम की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, परमिटिविटी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, वैसे तो इसकी वैल्यू याद रख लेना ही काफी होता है, लेकिन इस मीडियम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है परमिटिविटी। अब सपोज ये जो Q1 चार्ज है यहाँ से 100 अप्लाई कर रहा है फोर्स लगाने के लिए, किसके ऊपर, इस Q2 के ऊपर। लेकिन इन 100 हैंड्स समझ लो या फिर 100 फोर्स समझ लो, न्यूटन समझ लो, कुछ भी, लेकिन ये जो मीडियम है और इस मीडियम की जो ये कैरेक्टरिस्टिक है परमिटिविटी, ये क्या करेगी, इस 100 में से 60 को इस मीडियम में ही क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो टोटल फोर्स ये Q1 इस Q2 पे लगा रहा है वो कितना पहुंच पाएगा, सिर्फ 40 ही पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब ये जो 60 है, 60 फोर्स को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, मीडियम ने कर लिया। तो ये 60 यहाँ पे क्या हो गई, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गई। ये परमिटिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम है, जो अलाउ करती है कि ये चार्ज इस दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितनी हो गई, 60, कि इसने 100 में से सिर्फ 40 को ही क्या किया, अलाउ कर लिया, 60 को अपने आप यहाँ पे क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। सपोज 100 में से अगर यहाँ पे 20 ही पहुंच रहे हो तो इसका मतलब परमिटिविटी हो गई मीडियम की 80। तो more is the permittivity, less is the force applied by one charge on the another charge. So this is the relation that you have to keep in mind. अब दूसरी चीज है, अगर आपको मैंने कल भी बताया था, परमिटिविटी अगर मीडियम के लिए लिख रहे हो तो उसको आप ऐसे लिखोगे, या फिर यहाँ पे मीडियम भी लिख सकते हो, और यहाँ पे अगर फ्री स्पेस के लिए लिख रहे हो तो ई नोट लिख सकते हो, या फिर अगर मीडियम के लिए आपके पास जो भी मीडियम गिवन है, जैसे एयर है तो एयर लिख दो, आपको पता ही है एयर। आपके पास क्या अभी बताया था, फ्री स्पेस के लिए या फिर वैक्यूम या फिर इसके लिए आप डिनोट कर सकते हो। सपोज आपके पास वाटर है तो यहाँ पे वाटर लिख सकते हो, ग्लास है तो ग्लास लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमें एक चीज और समझनी है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसको आप बोल सकते हो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी।
अभी तो हमने इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब ये क्या होती है, देखो अभी हमने सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपके पास ये दो चार्जेस है Q1 और Q2। अब इन दोनों के बीच में हम फ्री स्पेस की ना बात करके ये बात करते हैं कि देयर इज सम मीडियम प्रेजेंट बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो उस केस में जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज नॉट फॉर द फ्री स्पेस बट दिस इज फॉर द मीडियम। तो यहाँ पे FM लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखोगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस के लिए था, तो यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन, और यहाँ पे M भी लिख सकते हो, बट समझ जाना कि जब भी यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हो दैट इज द परमिटिविटी फॉर मीडियम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे Q1, दिस इज Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब लिखते हैं सपोज इन Q1 और Q2 चार्जेस के बीच में मीडियम प्रेजेंट ना हो के एक ऐसा स्पेस है, फ्री स्पेस है, तो उस केस में हम फोर्स जो लिखे हैं वो कैसे लिखते हैं, सपोज F नोट लिख लेते हैं। F नोट इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस फॉर फ्री स्पेस। तो उस केस में कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इतना क्लियर है। हम सिंपली क्या करेंगे, इस FM को डिवाइड कर देंगे किससे, F नोट से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FM डिवाइडेड बाय F नोट, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 ओवर सॉरी F नोट बाय FM करेंगे हम। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, F नोट बाय FM, और ये हम करेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, सॉरी दिस इज एप्सिलॉन। तो क्या होगा, ये पूरी टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी, 1/4 पाई भी 1/4 पाई से कैंसिल हो जाएगी। अब होगा क्या, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नोट नीचे हो जाएगा। तो दिस इज F नोट FM, ये चेंज हो जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, और इन दोनों के रेशियो को ही हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और उसको हम डिनोट करते हैं बाय एप्सिलॉन R, और इसको हम K से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो दिस एप्सिलॉन R इज नोन एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो या तो इसको एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट कर दो या फिर K से। तो जहाँ पे भी आपको ये दिखे इसका मतलब ये क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब एक चीज यहाँ से समझो, तो ये एप्सिलॉन R या मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, वो क्या है, रेशियो है किसका, दो परमिटिविटीज का। कौन कौन सी परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एक तो ये डेफिनेशन दे सकते हो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, दूसरी डेफिनेशन कौन सी दे सकते हो, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज ऑफ टू मीडियम्स। कौन कौन सा मीडियम, द फ्री स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस, जब आपके पास फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, जब दो चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा हो, फ्री स्पेस हो, या फिर दो चार्जेस है उनके बीच में फ्री स्पेस ना हो के कोई मीडियम हो, तो ऐसे दोनों फोर्सेस का भी क्या है, रेशियो है ये आपके पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये था आपके पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। अब एक चीज और हमें समझनी है कि यहाँ से देखो, इसको आप ER भी लिख सकते हो, मैंने पहले ही बताया, या फिर K भी लिख सकते हो। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ ER यू कैन राइट K एज वेल, यहाँ पे भी आप K भी लिख सकते हो। तो एक चीज समझो, आपको पता है K इज इक्वल टू द क्या आ गया, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नोट आ गया। अब यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहो, मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अगर निकालना चाहो, और आपको क्या दे रखा है, ये अगर दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नोट। तो इस रिलेशन को याद रखना, यहाँ से कुछ भी रिलेशन बन सकता है। ई नोट की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो ये K क्या आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसी में। सपोज यहाँ से आपके पास पता है K की वैल्यू क्या है, K इज F नोट बाई FM। यहाँ से अगर आप FM निकालना चाहोगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
between the two charges when a medium is present between the two charges, in that case जो fm की वैल्यू होगी वो क्या होगी, f नोट, ये k जो है वो अपॉन में आ जाएगा, तो दिस इज k। अब यहाँ पे f नोट की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q1 q2 r स्क्वायर, और यहाँ पे k से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सपोज आपके पास क्या है कि एक मीडियम दे रखा है, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपके पास मीडियम है वो क्या है, वाटर, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 81। बेटा माइक ऑन हुआ है, हेमलता आप शायद छत पे बैठे हो। तो सपोज वाटर है, वाटर एक मीडियम है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपको 18 गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं एफएम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन द मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू चार्जेस, वो कितना होगा, वो जो फोर्स होगा, जो फ्री स्पेस का जो फोर्स था उसका 1/18 हो जाएगा। यहाँ पे एफ नोट बाय कर क्या रहे हो आप, 18 81, मतलब ये जो फोर्स है वो इस एफ नोट का कितना हो गया है, 1/18 फोर्स ही आपको मिलेगा। कब, जब दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, मीडियम होगा। के की वैल्यू यूज करते हुए कई बार आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमेरिकल मिल जाएगा, सो प्लीज कीप इन माइंड। टाइम हो गया है, अभी तो है ना थोड़ा सा टाइम। बेटा आज की मीटिंग का टाइम हो गया है, आप एक बार सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। तो बेटा आप क्या कहते हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम रही हो आज के